गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी खनिज पोषक तत्वों की बात की थी। उसमें वर्ध मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पढ़ा था। आज अपन पादप पोषण में सूक्ष्म मात्रिक व वृद्ध मात्रिक, वृद्ध तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका पढ़ेंगे। पोषकों की भूमिका कि भाई इनका क्या रोल है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, किस तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो किस रूप में मृदा को प्राप्त होता है, इस सब की अपन चर्चा आज करने वाले हैं। देखिए ये क्या करते हैं कि भाई इनका कार्य क्या है, कि भाई ये पादपों में मुख्य कार्य करते हैं। मुख्य कार्य क्या करते हैं, जैसे ये कि भाई कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाते हैं, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाते हैं। इसके अलावा कि वे कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाते हैं, प्राशन दाब का नियंत्रण करते हैं। सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राशन दाब का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा ये आपके इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉन के परिवहन जो अंदर आते हैं बाहर जाते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जैव रासायनिक अभिक्रिया एंजाइमों का संतुलन करते हैं, एंजाइमों की क्रिया को नियंत्रण करते हैं, एंजाइमों का संतुलन करते हैं। इसके अलावा ये बफर का भी कार्य करते हैं और ये संग्रहकारी अंगों में भोज्य पदार्थों को संग्रह, कि भाई भोजन संग्रह को बढ़ाते हैं। भोजन संग्रह को संग्रहकारी अंगों में, संग्रहकारी अंगों में कि संग्रहकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब इतने सभी कार्य पोषक तत्वों के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें पादप की वृद्धि एक बिना ऐसे सेम प्रजाति के दूसरे पौधे से तुलना करें जिनमें पोषक तत्वों की कमी है और एक उस करें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बराबर है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। कि क्या कार्य करते हैं, अभी बात की थी कि पोषक तत्व जो कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है इसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्राशन दाब को नियंत्रित करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं, एंजाइमों का संतुलन करते हैं, बफर का कार्य करते हैं, भोजन संग्रह कार्य करते हैं, जो अंग संग्रहकारी होते हैं उनके लिए भोजन संग्रह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सभी कार्य जो है आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता में किए जाते हैं। मान लीजिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ये कार्य बाधित होंगे, जिससे पादपों के अंदर लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो भाई बफर क्या है, ये बाकी सभी चीज़ें पढ़ी। बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है, वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो भाई बफर सॉल्यूशन वह विलयन है जिसके अंदर क्या होता है कि भाई अम्ल व क्षार की मात्रा मिलाने पर जिस विलयन के पीएच में कोई विशेष कोई परिवर्तन नहीं आता उसे क्या कहते हैं, बफर विलयन। तो भाई बफर विलयन क्या है कि भाई अम्ल या आपके क्षार है ना, अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन की पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। वो बफर विलयन की तरह कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले तीन तत्वों के साथ में पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। फिर सभी तत्वों के अलग अलग बात करेंगे। तो तीन तत्व साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। कौन कौन से, एक कार्बन, एक आपके हाइड्रोजन और एक आपके ऑक्सीजन, इनकी बात करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करेंगे कि वे किस प्रकार से आपके कार्य करते हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए कि भाई खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं या तो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं या आपके क्या होते हैं, मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं, वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, अखनिज तत्व कहा गया है। ये कल अपनी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें अपने चर्चा कर ली थी। तो इसमें देखिए अब आप की वजह से कार्बन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन आपको होता है CO2 से मिल जाता है, हाइड्रोजन जल से, ऑक्सीजन आपके CO2 से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इनकी बात करते हैं कि वे पौधे को कार्बन की प्राप्ति किससे होती है, आपके कार्बन की प्राप्ति किससे हो जाती है, आपके CO2 से प्राप्ति हो जाती है। और CO2 से ऑक्सीजन की भी क्या हो जाती है, प्राप्ति होती है। साथ में CO2 से क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की प्राप्ति होती है। और जो आपके हाइड्रोजन की प्राप्ति वो किससे होती है, आपके बचा हुआ जो हाइड्रोजन, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, पादपों को जल के द्वारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। इन चीज़ों की बात अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे कि भाई तीन जो एक खनिज तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो CO2 से प्राप्त हो जाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो जल से प्राप्त हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं, अब अगले तत्व की नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, कि वे किस प्रकार से पादपों को प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, कितनी मात्रा पाई जाती है। और इसमें क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये किस रूप में मृदा को प्राप्त होते हैं, किस रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं। दूसरा, इनकी कमी से कौन से लक्षण
उत्पन्न होते हैं, एक इनके भाई बच्चा किस प्रकार से इनकी कमी को दूर किया जा सकता है वो बात। तो 3 पॉइंट ही अपन को मुख्य रूप से इनमें ध्यान रखना है, अब उनकी बात करेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट जो तत्व है एलिमेंट्स है नाइट्रोजन की बात करेंगे। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा तत्व जो है आपके नाइट्रोजन। कि भाई नाइट्रोजन किस प्रकार से प्राप्त हो इसकी बात देखिए कि पौधों में इस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कि भाई सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कि पौधे इस तत्व की सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। कि सर्वाधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, आपके नाइट्रोजन की होती है। और आपको पता वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन जो होता है। अब पादप इसे मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं अधिकतर, तो मैंने भी आपको कहा था कि मृदा से पादप किस रूप में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम बहुत बार से, तो इससे देने तो इसको प्राप्त करने का तरीका है 2 प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। कि अधिकतर तो इसको इस रूप में प्राप्त किया जाता है अधिक मात्रा में, तो NO3- जिसे कहते हैं नाइट्रेट, आपकी जो इच्छा हो याद कर लीजिए। और कम मात्रा में जो पादप प्राप्त करते हैं कम मात्रा में वो है आपके NO2- नाइट्राइट। कि भाई ज़्यादातर पादप इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और कम मात्रा में नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप बात करें, अपवाद रूप में बात करें, अपवाद जो होते हैं तो अमोनियम आयन के रूप में भी इसको कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है, किस रूप में, अमोनियम आयन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। अब देखिए आप कि भाई नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता पौधे के किस भाग को आवश्यक हुई, भाई सर्वाधिक आवश्यकता पादप किस भाग को होती है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता। कि भाई अपन सर्वाधिक आवश्यकता की बात करें तो पादप किस रूप में प्राप्त, किस रूप चाहिए इसको, कब चाहिए पादप को, तो वर्धशील विभज्योतक के उत्तक के रूप में। कि जब वर्धशील का हम लोग है, जब विभज्योतक विभाजन करने वाला उत्तक है जो वृद्धि कर रहा है उस समय वर्धशील विभज्योतक उत्तकों को, वर्धशील विभज्योतक के उत्तकों को। और दूसरा क्या है आपके कि भाई वर्धशील विभज्योतक उत्तक हो गए। इसके अलावा आपके कलिकाओं तथा सामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं को, कि जब कलिका बनी उस समय कलिका में जीवित कोशिकाओं को नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो आपके अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, पर्णरहित, विटामिन व हार्मोन का क्या है, मुख्य संगठक है। कि भाई नाइट्रोजन किन किन में पाया जाता है, इनका मुख्य भाग इसका है कि जो अमीनो अम्ल है इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका मुख्य घटक है। कि भाई अमीनो अम्ल नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल है प्रोटीन में भी पाया जाता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल में भी क्या आपके नाइट्रोजन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA की बात करें। उसके अलावा अपन बात करें पर्णरहित में भी क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पादपों में आपको पता है मुख्य आपके अंग वर्णक के रूप में पाया जाता है। विटामिन के अंदर भी पाया जाता है ये, ठीक है। और हार्मोन, इन सभी का क्या है, ये मुख्य घटक है, इनके बिना ये मुख्य घटक है, मतलब सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। और रासायनिक उर्वरक के रूप में जो यूरिया होता है, उर्वरक कौन सा मुख्य रूप से यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यूरिया का मुख्य घटक भी क्या है, नाइट्रोजन ही है। ठीक है, यूरिया का प्रमुख स्रोत क्या है, नाइट्रोजन होता है। तो इस प्रकार से इतना उपयोग क्या, वापस देखिए कि मृदा से पादप किस रूप में इसको ग्रहण करते हैं, तो अधिक मात्रा में तो आपके नाइट्रेट के रूप में, कम मात्रा में नाइट्राइट के रूप में, ज़्यादातर इस रूप में ग्रहण किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, पादप जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्राइट। और सर्वाधिक मात्रा में आपको ये वायुमंडल पाया जाता है और पादप को सर्वाधिक आवश्यकता होती है लेकिन इतना मिल नहीं पाता है। अब बात करें कुछ आपके अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं अधिकतर। जब सर्वाधिक आवश्यकता नाइट्रोजन किनको होती है कि जो आपके विभाजित होने वाले उत्तक, जो विभज्योतक उत्तक है, वर्धशील विभज्योतक उत्तकों को चाहिए, कलिका जब बनी उस समय चाहिए, जीवित कोशिकाओं की इसकी आवश्यकता होती है। और ये किनका घटक है, किनके अंदर पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल में पाया जाता है, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक अम्ल में, पर्णहरित में, विटामिन में, हार्मोन में मुख्य घटक है। और उर्वरक कौन सा है इसका, यूरिया, जो अपन बात करते हैं यूरिया उर्वरक के रूप में डालते हैं, उसका भी मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोजन ही है। अब इसकी न्यूनता के लक्षण कि इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं, कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, उनकी बात करेंगे। देखिए आप
कि कुछ लक्षण जो है अपन जितने भी तत्व पढ़ेंगे उनमें कॉमन रहेंगे, लेकिन 2 लक्षण विशेष रूप से आपको याद करने हैं जो सिर्फ उसी तत्व की कमी की वजह से ही दर्शित होंगे, प्रकट होंगे, पात्रों में देखे जाएंगे। बस बाकी कुछ पॉइंट कॉमन रहेंगे। देखिए लास्ट में जब क्लास ये पूरे आपके तत्व कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको 4 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तत्व का पूछ ले कि इसकी कमी से क्या लक्षण है, वो आप 4 लक्षण तो लिख सकते हैं, आपका वो नंबर नहीं काट सकता। फिर एक एक आपको लक्षण स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा जो आपको पहले, बाकी 4 सब में कंपलसरी काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नाइट्रोजन की न्यूनता से, तो इसके अपन क्या पढ़ रहे हैं, न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण कि भाई इनकी न्यूनता के क्या लक्षण की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो भाई नाइट्रोजन की न्यूनता से पत्तियों में क्या होती है, हरिमाइनता हो जाती है। हरिमाइनता मतलब होता है, कहने का मतलब क्लोरोसिस कहा जाता है इंग्लिश में, हरिमाइनता का अर्थ होता है पनहरित का नष्ट हो जाना। तो पहली बात है कि भाई नाइट्रोजन की हेडिंग तो लिखा न्यूनता से, तो सीधा ऐसे लिख लेते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, हरिमाहिनता, हरिमाहिनता ध्यान रखेंगे, हरिमाहिनता इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोसिस, याद रखेंगे क्लोरोसिस, आपको याद रखने में इस प्रकार से लिख दिया। क्लोरोसिस का मतलब होता है पनहरित की कमी या पनहरित का नष्ट हो जाना, पनहरित का नष्ट हो जाना, यह हरिमाइनता का अर्थ होता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाती है, आपके हरिमाइनता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है, पनहरित नष्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो पुरानी पत्तियां होती है आपके और जो तरुण पत्तियों में कहाँ देखा जाता है, सबसे पहले कि पहले पुरानी पत्तियों में लक्षण दिखा जाएगा ऐसा, फिर तरुण पत्तियों में, सिंपल सी बात है। तो पहले तो पुरानी पत्तियां उनमें लक्षण दिखेगा, फिर जो नई पत्तियां बनेगी उसमें हरिमाइनता देखी जाती है, आपको क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि पनहरित विघटन होने से क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का एंथोसायनिन वर्णक देखने लगता है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती है, गुलाबी रंग की हो जाती है। तो इसकी कमी से क्या हो जाती है, पत्तियां गुलाबी हो जाती है, गुलाबी किसकी वजह से, एंथोसायनिन वर्णक की वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एंथोसायनिन वैसे मुख्य वर्णक क्या, नीले रंग का है, और ये आपकी किताब में गलत भी दिया हुआ है, गुलाबी रंग एंथोसायनिन वर्णक की वजह से नहीं आता है, लेकिन अपन को किताब के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन कि भाई पार्श्व कलिका की प्रसुप्ति बढ़ जाती है, कि जो पार्श्व कलिका है, पार्श्व कलिका की प्रसुप्ति, देखिए सुनिए, प्रसुप्ति का मतलब होता है अपन प्रसुप्ति पड़ते बीजों के अंदर, जैसे मान लिया अपन फसल, अभी बीज अपने घर पे पड़े रहते हैं, उनसे पौधे नहीं बनते, उनका अनुकूल मौसम आता है तभी अपन बीज को बोते, तब वो नए के लक्षण प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति, मतलब गुण पाया जाता है। तो पार्श्व कलिकाएं क्या होती है, बढ़ती नहीं है, पार्श्व कलिकाओं का विकास रुक जाता है। आपको पता है ना, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, शीर्ष प्रमुखता, शीर्ष वाली कलिका को काटते हैं तो पार्श्व कलिकाएं बढ़ती है, जिससे अपन बोलते थे शीर्ष प्रमुखता, और एक हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल होती थी। तो पार्श्व कलिकाएं क्या हो जाती है, प्रसुप्ति बढ़ जाती है, मतलब पार्श्व कलिकाओं का विकास नहीं होता। प्रसुप्ति मतलब किसी कार्य का रुकना, उसका विकास नहीं होना, तो प्रसुप्ति क्या हो जाती है, पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है, मतलब पार्श्व कलिकाओं का विकास रुक जाता है, पादप शाखाएं निकलना बंद हो जाती है, और संपूर्ण पादप में क्या हो जाती है कि संपूर्ण पादप में वृद्धि कम हो जाती है, इससे पौधे क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। तो संपूर्ण पादप में वृद्धि में कमी हो जाती है, इससे पौधा क्या रह जाता है, बोना। देखिए अब कॉमन नया पॉइंट, इसका स्पेशल पॉइंट क्या है, ये वाला क्लोरोसिस, हरिमाइनता, पत्तियों में एंथोसायनिन वर्णक है, पार्श्व कलिका की प्रसुप्ति बढ़ जाना, ये इसका स्पेशल पॉइंट है। बाकी ये पॉइंट तो सभी में लगभग आएगा, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधा बोना हो जाता है। तो पॉइंट 2 स्पेशल याद रखना है, एक तो हरिमाइनता वाला, एक पार्श्व कलिका वाला आपके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे तत्व की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है फास्फोरस। ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए पांचवा तत्व है आपके फास्फोरस, रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। कि पौधों के लिए फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है, मृदा है। ये मुख्य स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, पादपों का मुख्य स्रोत क्या है, मृदा से। ठीक है,
इसके बाद बात करें इसकी कि भाई जड़ों द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में होता है कि भाई इसको जड़ें किस रूप में ग्रहण करती है, तो आपके घुलनशील फास्फेट आयन, घुलनशील फास्फेट आयन। कौन से फास्फेट आयन, एक आपके याद रखें आप H3, ठीक है, एक बार ज़्यादा H3 ऐसे होता है तो अपने काम का है H2PO4 माइनस, वे एक है आपके HPO4 माइनस 2, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या ग्रहण क्यों किया जाता है, H2PO4 और देखो H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, इस रूप में ये आपके ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखेंगे दोनों किस रूप में ग्रहण किया जाता है, तो फास्फेट के आपके जो अकार्बनिक आयन है, ठीक है, इस रूप में ग्रहण किया जाता है और घुलनशील अवस्था में मृदा के द्वारा पादप की जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके बाद पौधों में जो स्थानांतरण वो क्या होता है, अकार्बनिक रूप में होता है, परंतु पौधों में ये कार्बनिक रूप यौगिक के रूप में पाया जाता है कि पौधे इसको ग्रहण किस रूप में करते हैं, अकार्बनिक रूप में, लेकिन एक पाया किस रूप में जाता है, पादपों में आपके कार्बनिक रूप में पाया जाता है कि पौधों में इसका स्थानांतरण में पौधे के अंदर एक भाग से दूसरी भाग किस रूप में पहुंचेगा, अकार्बनिक रूप में, लेकिन आपके पौधों में किस रूप में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, कि पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, अकार्बनिक के रूप में, अकार्बनिक रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है। और पादपों में किस रूप में पाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे बात करते देखिए कि पौधों में इसकी जो मात्रा है उनके शुष्क भार की कितनी चाहिए, कि भाई पौधे का जो भार है उसके शुष्क भार का ये सिर्फ कितनी मात्रा में, प्रतिशत मात्रा में चाहिए, कि भाई शुष्क भार का 0.2 से 0.8% के रूप में पौधे को मिल जाए तो पर्याप्त है। इतनी ही मात्रा इसको पादप के रूप में चाहिए। मान लीजिए पादप का शुष्क भार जो है उसका कितना 0.2 से 0.8% ही चाहिए। मान लीजिए कोई पौधा आपके सिंपल सा है, 0.2 बहुत कम वैल्यू होती है, 100 पे 0.2 0.8 आ रखा है आपके। अब देखिए ये किस किस रूप में आपके पाया जाता है, इसकी बात करते हुए किस किस का मुख्य घटक है, तो एक तो फास्फोरस जो है आपके फास्फोलिपिड का किसका मुख्य घटक है, ये किस किस के घटक है, किस किस में पाया जाता है, तो फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का मुख्य घटक है। दूसरा आपके ये न्यूक्लिक अम्ल का घटक है, न्यूक्लिक अम्ल में भी पाया जाता है, अपन पढ़ा वो न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, फास्फोरस, तो आपके न्यूक्लिक अम्ल का भी मुख्य घटक है। इसके अलावा ये आपके कोएंजाइम जो होते हैं, कोएंजाइम देखिए फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, साथ में अभी काम आएगा आपके आगे प्रकाश वाले चैप्टर में, शोषण वाले में। कोएंजाइम पहले सबसे पहला है NAD, ठीक है, NAD की फुल फॉर्म दे रखे क्या, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। दूसरा है आपके NADP में देखो पूरा आ जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट जुड़ जाएगा, बाकी पूरा ये सेम, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, इसके आगे और फास्फेट। देखिए ये तो पूरा है ना, NAD सेम है, पी जुड़ा, पी का मतलब फास्फेट आ गया। उसके बाद ATP की बात करते हैं, देखिए ATP की तो आपको फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ATP की फुल फॉर्म हो गया आपके एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट आदि क्या है, प्रमुख घटक है किसके, फास्फोरस, सभी में फास्फेट, देखो फास्फेट सभी में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, फास्फोलिपिड में पाया जाता है। इस प्रकार से सभी का क्या है, मुख्य घटक होता है। इसके अलावा कोएंजाइम जो है आपके, देखो अब बात हुई कि कोएंजाइम जो Na और NADP की आवश्यकता है वो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में जरूरत पड़ती है, कि जो NAD और NADP की आवश्यकता किसमें पड़ती है, ऑक्सीकरण और अपचयन में भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीकरण व अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का आपके उपयोग होता है, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन या हाइड्रोजन का संयोग होता है, आपके अपचयन। इसके अलावा आपके इनकी जो फास्फोरस है, ठीक है, इसकी उपयोगिता आपके जो प्रकाश संश्लेषण भी इसकी आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग होता है, शोषण में होता है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण शोषण
वे वशीय अम्लों के संश्लेषण में भी क्या है, आपके महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है, इसकी उपयोगिता है। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण, शोषण और वशीय अम्लों का संश्लेषण, वह वशीय अम्लों का संश्लेषण, ये सभी के अंदर क्या है, ये आपके पाया जाता है। वापस देख लीजिए एक बार कि फास्फोरस से मृदा से प्राप्त होने वाला, आपके मृदा से सबसे अधिक जो मात्रा है, मुख्य स्रोत क्या है, फास्फोरस का मृदा ही होती है। ये मृदा के अंदर एक कार्बनिक अवस्था में, घुलनशील अवस्था में फास्फेट जो है वो पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है फास्फेट आयन के रूप में H2PO4 माइनस HPO4 माइनस। फिर ये एक कार्बनिक रूप में इनका स्थानांतरित होता है, मतलब जड़ों के द्वारा सभी अंगों तक पहुंचेगा। लेकिन पादप में किस रूप में पाया जाता है, कार्बनिक रूप में पाया जाता है। यह पादप शुष्क भार का 0.2 से 0.8% पाया जाता है। ये किसका मुख्य घटक है, तो फास्फोलिपिड में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कोई नाम NAD है, NADP है, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NADP का फास्फेट, ATP का एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ADP का एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। और किन किन क्रियाएं जो आपके इसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीकरण में, अपचयन में, प्रकाश संश्लेषण में, शोषण में, वशीय अम्लों के संश्लेषण में, इन सभी के अंदर क्या है, आपके फास्फोरस की उपयोगिता जरूरी है, फास्फोरस की ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसकी न्यूनता से क्या लक्षण है, कि भाई इनके न्यूनता के क्या लक्षण है, इनकी कमी से क्या हो जाता है, उनकी बात करेंगे। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर किस रूप में ग्रहण किया जाता है, ये। ठीक है, और किसका घटक ये बहुत कम पूछा जाता है। क्या है, इसकी न्यूनता के लक्षण, इसकी कमी से इसकी फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो पौधा क्या रहेगा, आपके बोने ये गहरे हरे रंग के होते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये पौधे जो होते हैं क्या हो जाते हैं, बोने वे गहरे हरे रंग के पौधे, बोने वे गहरे हरे रंग के। ठीक है, ये इसकी पहली क्या है, इसकी कमी के लक्षण है। दूसरा है, पत्ती व तने में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। कि कौन सा वर्णक बनने लग जाता है, पत्ती व तने में एंथोसाइनिन वर्णक, एंथोसाइनिन वर्णक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और फास्फोरस की अत्यधिक कमियों से पत्तियों और फूलों में क्या हो जाता है, उत्तकीय क्षेत्र बन जाते हैं, मतलब उनके उत्तक जो है नष्ट होने लग जाते हैं, अलग अलग डॉट बनने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, तो उत्तकीय होने लग जाता है, उत्तकीय होने लगता है। क्या होने लग जाता है, उत्तक होने लग जाता है। नेक्रोटिक रीजन, मतलब उनके पत्तियों पे से धब्बे बनने लग जाएंगे, उत्तक को क्या होता है, संक्रमित अवस्था में देखने को मिल जाएंगे। पत्तियां क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, आकार बिगड़ जाता का, मुड़ जाएगी, कुछ ऐसी प्रकार की सूचनाएं मिल जाती हैं। पत्तियां कैसे हो जाती है, विकृत। इसके अलावा आपकी कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। कि भाई आपको मैंने बताया था कैम्बियम क्या है, जाइलम फ्लोएम के मध्य पाई जाने वाली संरचना है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसकी क्या हो जाती है, सक्रियता कम हो जाती है, जिससे पादप की लंबाई चौड़ाई कम बढ़ेगी, की सक्रियता कम, कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। कैम्बियम के बारे में सब और इलोन में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, और सहवनीय कैम्बियम एदा बोला जाता है, किस प्रकार से बनती है, सब बात कर चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या पॉइंट है, ये तो बोने हरे रंग के हो गए, गहरे हरे रंग के हो गए, एंथोसाइनिन वाला नीले रंग की संरचना बनने लग जाएगी, सक्रिय हो जाएगा। उत्तक से हो जाता है, नहीं पॉइंट आया, उत्तक से मतलब डोडेड बनने लग जाता है, उत्तक नष्ट होने लग जाता है, पत्ते विकृत हो जाती है, ये भी कॉमन पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट अलग आए, ये दो आपको याद करने हैं, बाकी तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब आपके बात करते हैं अगले तत्व की, बात करते हैं कैल्शियम की। 6 नंबर पे आपके तत्व जो है कैल्शियम। देखो इसमें से अभी इतना ज़्यादा अपन को डीप पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि एग्जामिनर के पास एक चैप्टर तो है नहीं ना, 42 चैप्टर कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की बात करते हैं कि ये मृदा में प्रचुर मात्रा में किस रूप में पाया जाता है, एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, एस्को के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, एस्को के रूप में, एस्को के रूप में। ठीक है, कौन कौन सा एस्क होते हैं, तो एपेटाइट, ठीक है, दूसरा आपके क्या, पहला हो गया एपेटाइट, दूसरा हो गया कैल्स, ठीक है, कैल्साइट, और लास्ट हो गया डोलोमाइट।
डोलोमाइट। किस रूप में पाया जाता है? और जो आपके पौधों द्वारा क्या होता है, आपके इसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है? कैल्शियम आयन के रूप में। ये महत्वपूर्ण बात, किस रूप में अवशोषण किया जाता है? कैल्शियम आयन के रूप में, Ca+2 के रूप में। और ये जो आपके कैल्शियम जो होता है कोशिका भित्ति के अंदर जो मध्य पटलिका का प्रमुख घटक है। कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है मध्य पटलिका, पढ़ा था अपने 11वीं क्लास में। मध्य पटलिका जब घुलती है तो पौधे क्या हो जाते हैं, आपके फल भित्तियाँ कमजोर हो जाती है, फल रसीले हो जाते हैं। तो ये मध्य पटलिका का क्या है? मुख्य घटक है। मध्य पटलिका में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। ये किसी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। मैंने आपको 11वीं में पढ़ाया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। और ये कोशिका के विभाजन व कोशिका के विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है कि भाई कैल्शियम की उपयोग मात्रा पाई जाती है तो कोशिका का विभाजन अच्छे से होता है और विवर्धन में उसकी साइज बढ़ती है, डेवलपमेंट। ठीक है। और इसी कमी से कोशिका विभाजन विवर्धन क्या हो जाता है? आपके रुक जाता है, प्रभावित होता है। और ये आपके न्यूक्लिक अम्लों को क्या करता है? प्रोटीन से जोड़ने का कार्य करता है कि भाई न्यूक्लिक अम्ल इनको प्रोटीन से जोड़ने का कार्य। तो न्यूक्लिक अम्ल, तो ये आपके क्या कार्य करता है? न्यूक्लिक अम्लों को क्या करता है? प्रोटीन से जोड़ता है। साथ में ये क्या कार्य करता है कि न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्लों के परिवहन में भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन मतलब स्थानांतरण, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। वह अमीनो अम्लों के परिवहन में, अमीनो अम्लों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद में बात करें इसकी न्यूनता से लक्षण, इसकी कमी से क्या होगा, कौन से मुख्य लक्षण प्रकट होंगे? न्यूनता से लक्षण के न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं? तो इसकी कमी से देखो ये क्या करता है? मध्य पटलिका जो है आपके कोशिका भित्ति के पाई जाती है, जो आपकी कोशिका भित्ति को करते मजबूती प्रदान करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोशिका भित्ति का लचीलापन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात करें इसकी, कोशिका विवर्धन प्रभावित होगा, समाप्त हो जाएगा। कोशिका विवर्धन, कोशिका का जो लंबाई आकार बढ़ता है उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, कम। ठीक है। दूसरी बात करें, पत्तियों का आकार क्या हो जाता है? विकृत। कॉमन पॉइंट सब में लिख सकते हैं आप। पत्तियों का आकार विकृत, विकृत मतलब जो सीधी पत्तियां टेढ़ी मुड़ जाएगी, टूटने लग जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, का विकृत। और इसके अलावा के शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, इसे अंकुरित शीर्ष कहते हैं। कि जो आपके क्या होते हैं, पत्तियां की जो आगे वाला शीर्ष होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अंकुरित शीर्ष पाए जाते हैं। अंकुरित शीर्ष का मतलब क्या हो गया? आपके शीर्ष नीचे की ओर झुक जाना, शीर्ष नीचे की ओर झुकना। और पत्तियों में क्या होता है? हरिमायन तत्व हो जाएगा। इस कॉमन पॉइंट पहले पढ़ा था सबसे पहले नाइट्रोजन में। पत्तियों में हरिमायन, हरिमायन में पत्तियां पीली पड़ जाती है। हरिमायनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। ये कुछ विशेष लक्षण हो गए कि भाई कैल्शियम जो है इसमें कैल्शियम आयन के रूप में पाया जाता है। H2O के रूप में क्या पाया जाता है? ये आपको मृदा प्राप्त एपेटाइट कैल्साइट है, आप डोलोमाइट। मध्य पटलिका मुख्य घटक है, इसकी कमी की वजह से कोशिका विभाजन और विवर्धन की क्रिया प्रभावित होती है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। परिवहन में एक जगह से दूसरी के ले जाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसी कमी से कोशिका भित्ति की जो लचीलापन वो समाप्त हो जाता है और कोशिका विवर्धन भी प्रभावित होता है। पत्तियां क्या हो जाती है? आकार में विकृत हो जाती है, जिससे अंकुरित शीर्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके जुड़ जाते हैं। कि वे जो पौधा क्या होता है? अंकुरित होता है। ठीक है। जैसे अंकुरित होगा और उसके शीर्ष होते हैं ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है। जिससे क्या कहते हैं? अंकुरित शीर्ष कहते हैं। कि वे शीर्ष जो आपके, ठीक है, शीर्ष से उनको नीचे की ओर मुड़ा होना। क्या चाहिए? शीर्ष ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उसे आपके प्रो का निर्माण होगा, लेकिन नीचे मुड़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अंकुरित शीर्ष कहा जाता है। और पत्तियों में हरिमायन तत्व हो जाती है, मतलब पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये आपके कुछ विशेष लक्षण हो गए, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। अब पढ़ते हैं पोटेशियम की बात करते हैं। नेक्स्ट तत्व आता है पोटेशियम। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि एग्जाम में पोटेशियम में से आपके क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अपन अभी पढ़ेंगे आगे बहुत सारे तत्व पढ़ेंगे, कम से कम 15-17 तत्व पढ़ेंगे। तो जिन तत्वों के अंदर
नाम है ना, वैज्ञानिक नाम है या अलग सा नाम है किसी रोग का, वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कैसे, कौन से हैं। 7वें नंबर पे है पोटेशियम। जैसे अपन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जानती हैं, छोटी क्लासेस की बातें। कि मृदा में पोटेशियम जो है आपके विलयशील या विनिमय रूपों में पाया जाता है। किस रूप में? विलयशील। यार क्या होता है, ये विनिमय करता रहता है, एक रूप से उसमें चेंजेबल होता है, एक्सचेंज करता रहता है, आयन विनिमय होता है उसमें, तो विलयशील व आपके विनिमयशील होता है, विनिमय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो अवशोषण मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? पोटेशियम आयन के रूप में। ठीक है, पोटेशियम आयन के रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं। और पादप में पोटेशियम की आवश्यकता क्या है कि भाई आवश्यकता प्राय अधिक मात्रा में होती है। इसकी आवश्यकता क्या है? अधिक मात्रा में है। ये आवश्यकता क्या है कि भाई अधिक होनी चाहिए, आवश्यकता तो अधिक है, आवश्यकता क्या? अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। परंतु पौधे में ये किसी जैव रासायनिक का घटक नहीं है, किसी भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पौधे के अंदर उसका रासायनिक घटक हो, जैसे एटीपी हो और कोई, जैसे इसका कोई घटक नहीं होता ये। और मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस तत्व की कोई रचनात्मक भूमिका नहीं, मतलब किसी भी तत्व, ये जो तत्व है पोटेशियम, ये किसी भी रासायनिक पदार्थ का, किसी भी एंजाइम्स का, किसी प्रोटीन्स का, किसी भी पदार्थ का मुख्य शरीर का अंग नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं, ये पढ़ा था, नाइट्रोजन है वो आपके अमीनो अम्ल में पाया जाता है, प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, इनमें पाया जाता है। इस प्रकार से किसी में क्या नहीं पाया जाता, तो इसका क्या संरचनात्मक क्या है? भूमिका नहीं है। तो ध्यान रखना, संरचनात्मक भूमिका नहीं, क्योंकि विनिमयशील, गतिशील होता है, कभी जहाँ कमी होगी वहाँ चला गया, बाहर निकल गया, संरचनात्मक अस्तित्व तो नहीं होता, इसका संरचनात्मक भूमिका नहीं होती। इसके अलावा इसकी बात करें कि पोटेशियम की आवश्यकता मुख्यतः क्या होता है? 4 जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। जैसे किस किन में कि 4 जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी है? 4 जैव रासायनिक क्रिया में होती है। जैव रासायनिक क्रिया में कौन सी है? चारों की बात करते देखिए। एक है आपके ऋणायन उदासीनीकरण, किसमें? एक तो ऋणायन उदासीनीकरण में है, एक कला अभिगमन क्रिया में है, एंजाइम सक्रियकरण और प्राशन विभव में है। तो ऋणायन उदासीनीकरण कि भाई ऋणायन को उदासीन करण, ऋणायन की मात्रा बढ़ गई तो ये चला जाएगा तो उसको उदासीन कर देगा। दूसरी चीज कला अभिगमन कि भाई कोशिका कला को भेद के आगे जाना है तो इसका कार्य है। तीसरा आपके इसका है एंजाइम सक्रियण, एंजाइम को सक्रिय करना, किसी एंजाइम की क्रिया को उसको सक्रिय करना और निष्क्रिय अवस्था में, तो एंजाइम सक्रियकरण में इसका योगदान है। और चौथा जो इसका मुख्य योगदान है वो आपके हो गया प्राशन विभव, कि प्राशन विभव के रूप में भी ये कार्य करता है। प्राशन विभव अपन पढ़ चुके हैं, जब अपने पादपों में परिवहन पढ़ा था तब उसमें बात की थी इसके बारे में। और इस तरह इसमें इसके क्या है, इसके अन्य क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण देखो मुख्य योगदान देता है, प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य योगदान है कि भाई प्रकाश संश्लेषण में, और मुख्य पॉइंट जो भी लिख रहा हूँ वो है, ध्यान रखना, रंध्रों के खुलने व बंद होने में, रंध्रों के खुलने व बंद होने में। देखो ये आपको याद रह ही जाएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब रंध्र वाले चैप्टर पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन, उसमें पढ़ाया था, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत आपने पढ़ा था, पोटेशियम आयन आता है मेलिकम से क्रिया करके मिलेट जो होता है, मेलिकम जो होता है वो मिलेट और हाइड्रोजन टूटता है, फिर पोटेशियम अंदर आता है तो पोटेशियम मिलेट बनाता है। तो रंध्रों के खुलने बंद होने में ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। क्वेश्चन पोटेशियम की वजह से कौन सी क्रिया प्रभावित होती है, मुख्य क्रिया यही है सब। बाकी प्रकाश संश्लेषण देखो अभी किस तत्व के द्वारा पड़ा उसके द्वारा नियंत्रित हो सकता है, बाकी क्रिया भी हो सकती है, लेकिन ये मुख्य क्रिया इसके द्वारा नियंत्रित होती है। बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए भी जरूरी है, तो किसके लिए? बीजों व फलों की वृद्धि के लिए, बीजों व फलों की वृद्धि के लिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसके लिए मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा पोटेशियम जो है कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक है। पोटेशियम किसमें पाया जाता है आपके? कोशिका द्रव्य में का घटक। इसके अलावा ये मूल शीर्ष प्रोशीर्ष में वृद्धि के लिए, युवा पत्तियों के निर्माण के लिए और विद्युत के क्षेत्रों में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कि पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसकी सर्वाधिक मात्रा की बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम सर्वाधिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक रूप से आपके पोटेशियम जो है वो आपके पाया जाता है मूल शीर्ष, जड़ के सबसे आगे वाले भाग में पढ़ चुके हैं अपन, मूल शीर्ष क्या होता है, मूल शीर्ष में। इसके अलावा है आपके प्रोशीर्ष के अंदर, प्रो मतलब ऊपर वाला सबसे टॉप वाला भाग प्रोशीर्ष में। इसके अलावा
तरुण पत्तियाँ, युवा पत्तियाँ, कुछ भी के उसके अंदर इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। भाई आपको पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, उसका लिख रहे हैं। अपन बात करें विद्युत क्षेत्र में, जो विभाजनशील क्षेत्र है, जो अभी नए बन रहे हैं, जिनका विभाजन हो रहा है विद्युत क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पर ये पोटेशियम क्या पाया जाता है, आपके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी बात होगी। अब इसके न्यूनता के लक्षण हैं, इसकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से उपयोगी है, क्या है इसकी उपयोगिता है, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी जो तत्व उनका भी डिस्कशन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।